जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि समास और समास के भेद के आपको अभ्यास करना है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, कोई भी आपको समस्त पद दूंगी, आपको समस्त पद को श्वेत पट पे लिखना है, उसका समास विग्रह करना है और उसका भेद बताना है। आप तैयार हैं? सबको समास के भेद लिखने आते हैं सबको? कौन कौन से समास होते हैं? पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुब्रीहि। ठीक है, सबके नियम पता है आपको कि कौन कौन से समास में कौन कौन सा नियम होता है? एक बार पुनरावृत्ति करते हैं फटाफट। ठीक है, पहला द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद, अभी नहीं, पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है। कैसा होता है? और उसके जब उसका समास वगैरह करते हैं उसके अंत में समूह या समाहार आता है। बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान कैसे की जाती है? उस बीच में दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। और योजक चिन्ह हटने पर क्या लगता है? ठीक है, तीसरा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों के बीच में क्या लगता है? कारक विभक्ति चिन्ह। कारक विभक्ति चिन्ह में कौन कौन से कारक होते हैं? क्या आपको याद है वो पूरा? के लिए नहीं, आपको शुरू से याद है 8 के 8 कारक? हाँ। यस, तो एक बार मेरे साथ दोहराओ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे। हो गए ना 8 के 8? तो ये जितने भी कारक विभक्ति चिन्ह है, में, पर, काके की, के लिए, ये सबके सब पूर्व पद उत्तर पद दोनों के बीच में आते हैं, तो ये कौन सा समास कहलाता है? याद रहेगा सबको? ठीक है, चौथा समास हमारे पास आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या पहचान होती है? उसका पूर्व पद उपसर्ग होता है और पूर्व पद उपसर्ग होता है और उसके दोनों पद विलोम नहीं होते हैं, उनमें योजक चिन्ह होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि द्वंद्व समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों कैसे होते हैं? विलोम। लेकिन यदि दोनों शब्द एक जैसे हैं, जैसे रात रात, दिन दिन, हाथ हाथ, तो वो कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययभाव समास। यदि मैं यहाँ कहती हूँ रात और दिन, तो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह के आसपास जो पूर्व पद उत्तर पद है, यदि एक जैसे हैं तो अव्ययभाव समास, और यदि विपरीत है तो द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा 3 हो गए हमारे। चौथा समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमारे पास 2 नियम लगते हैं। 2 नियम कौन कौन से नियम होते हैं? 2। पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य होते हैं और उपमेय उपमान होते हैं। उपमेय और उपमान। विशेषण विशेष्य का कोई उदाहरण दो। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण कर्मधारय समास का। आप 2 ही नहीं बताओगे, कोई और बताएगा? आता है आपको? हाँ। तो विशेष जो होता है उसकी विशेषता बताता है वो। उदाहरण बताओ कोई। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। शाबाश, यानी कि महान है जो आत्मा। यहाँ पे क्या आत्मा विशेष्य है, उसकी विशेषता कैसी है कि वो महान है, मतलब आत्माओं के बीच में एक आत्मा महात्मा है, यानी महान है, सबसे बढ़िया है, तो इसलिए। और इसके बीच में हमेशा क्या लगाते हैं? जो। जब भी विशेषण विशेष्य यदि लगाता है समस्त पद के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे है जो, समास विग्रह करते समय। ठीक है, उपमेय उपमान का कोई उदाहरण बताओ, बोलो। मृग नयन। मृग नयन। मृग रूपी नयन। मृग रूपी नयन, ऐसा क्यों? क्योंकि ये उपमेय और उपमान है। और नयन की तुलना है वह हिरण की नई तरह से हो रही है। यस, तो यहाँ पर नयन की तुलना, जैसे बोले किसी की भी नयन, मतलब एक कहते हैं कि एक बच्चे की आंखें बड़े सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं, या फिर एक युवती जिसकी आंखें बहुत सुंदर है,
तो आप उसकी सुंदरता की आंखों की सुंदरता की तुलना किससे करोगे? मृग। हिरण की आंखों से, क्योंकि इस विश्व में सबसे सुंदर अच्छी आंखें किसकी है? हिरण की। इसीलिए उसके आंखों की तुलना किससे की जा रही है? हिरण से। तो यहाँ पर नयन आपका उपमेय है, उपमान क्या है इसका? मृग। तो इसलिए कौन सा समास है ये? कर्मधारय समास। बिल्कुल सही। अब अपने पास नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या नियम होता है, कोई बता सकता है? दोनों पद कैसे होते हैं, इनमें से कोई प्रधान होता है या कोई भी नहीं होता है, वो आपको बताना है। आप दो के सिवा कोई और बता सकता है बहुव्रीहि समास? बोलो आप। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते। तो फिर कैसे पता चलता है कि हमें ये बहुव्रीहि समास है? दोनों पूर्व पद और उत्तर पद, जब बहुव्रीहि समास का समास विग्रह होता है उसके बीच में है जिसके है जिसके और अर्थात। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मान लो आपको बोला एक दंत बोला। अब एक दंत में एक आपके पास पूर्व पद है, दंत यानी दांत उत्तर पद है। दोनों का कोई भी प्रधान नहीं है इसमें से, तो दोनों क्या कर रहे हैं? किस तीसरे की ओर इंगित कर रहे हैं? एकदम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यस, गणेश जी। एक है जिसके यस, तो आप लिखोगे एक है जिसके दांत, अर्थात एक है जिसके दांत अर्थात गणेश जी। ज्यादातर हमारे बहुव्रीहि समास में क्या आता है कि भगवानों के नाम आते हैं। एकानन, पंचानन, दशानन, त्रिनेत्र, है ना, सतसई। तो ऐसे शब्द आते हैं जिसमें आप मतलब कि किसी पूर्व पद उत्तर पद पे नाम प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर। एक आपके पास होता है उदाहरण अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पूर्व पद हो गया अष्ट और उत्तर पद हो गया अध्याय। ठीक है। अब पूर्व पद आपका संख्यावाची है और यदि आपका अध्याय उत्तर पद है, दोनों का यदि हम समास विग्रह करते तो क्या लिखोगे? 8 है जिसके अध्याय। 8 है अध्याय जिसके, अर्थात भगवत गीता। नो, भगवत गीता कहाँ? संस्कृत, पाणिनि की संस्कृत एक शास्त्र है संस्कृत के, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी पाणिनि, संस्कृत की व्याकरण, जिसमें 8 अध्याय थे। और यदि मैं आपसे कहूं कि 8 अध्यायों का समूह, तो कौन सा समास होगा ये? द्विगु समास। ठीक है ना। जब हम समास विग्रह करते तो समास विग्रह पर हमें पता चलता है कि ये द्विगु समास है या फिर बहुव्रीहि समास। कई बार एक समास हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नियमों का। ठीक है। तो अब मैं आपसे शुरू करूं पूछना। ओके, तो सबसे पहले कौन आएगा मेरे पास? कोई भी आइए। तत्पुरुष समास आइए। तत्पुरुष समास का कोई भी 2 उदाहरण लिख के जाओ। कोई भी 2 उदाहरण। आप बस उदाहरण लिख जाओ, विग्रह करने की जरूरत नहीं है। आप बता देना हमें। आप ये बताओ सबको। शिवालय जिसका समास विग्रह होगा शिव का आलय, और विद्यालय जिसका समास विग्रह होगा विद्या का आलय। विद्या का आलय, शाबाश। अब कौन आएगा? द्विगु समास। दूसरा आपका आता है द्विगु समास। आओ मनु। द्विगु समास का कोई 2 उदाहरण। चौराहा 4 राहों का समूह। पंजाब 5 आबों का समाहार। पंजाब समूह बोला आपने, चौराहा।
और पंजाब में समाहार, तो दोनों में आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, मतलब कि समाहार या समूह लगेगा? चौराहा में 4 राहों का समूह, तो हम उनको गिन सकते हैं। और समाहार में पंजाब 5 आबों का समाहार, जो 5 नदियां मिलती है एक साथ पानी गिरता है, तब उनको हम अलग नहीं कर सकते। शाबाश, वेरी गुड। आइडिया पाहन, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका उदाहरण लिखो कोई। राजा रानी, इसमें राजा और रानी, इसमें योजक चिन्ह हटाने पर इसका समास विग्रह हो जाता है राजा और रानी। इस द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। दिन और रात, इसमें भी योजक चिन्ह हटाने पर इसका समास विग्रह हो जाता है। शाबाश। क्या आपका दिन सही लिखा हुआ है? दिन में जो मात्रा लगाई है, दिन लिखा है या दीन लिखा है आपने? छोटी ही होगी। मात्रा सही करो उसकी। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हमने किए थे, फिर मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए हमें। शाबाश आहान। अब है कर्मधारय समास। कौन आना चाहेगा? आइए। कर्मधारय समास के कोई 2 उदाहरण। महाराजा, महान है जो राजा, तो इसमें राजा की विशेषता महान बताता है, इसलिए कर्मधारय समास है। और लाल है जो टोपी, तो लाल है जो टोपी, यानी टोपी क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता क्या है? लाल है। शाबाश, आप भी बैठिए। अब मेरे पास है तत्पुरुष समास। हो गए। तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष समास हो गया? हाँ, मैंने किया था। अच्छा 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 अच्छा। ओके। अव्ययभाव समास। कौन आ रहा है अव्ययभाव समास के लिए? कोई भी आ जाओ, 1 या 2 जितना भी आता है आओ। लेकिन सबको ही अभ्यास करना पड़ेगा, ये नहीं कि खाली पेपर में 1 या 2 या 3 बच्चे लिख के लाएंगे, है ना आर्यन? सोचो इतने आप लोग, आपको भी आना है, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, कोई सा भी समास खुद सोच लो, ठीक है? प्रतिदिन, इसमें प्रति पूर्व पद है और पूर्व पद हम हमेशा अव्ययभाव समास में उपसर्ग होता है और इसका समास या अवयव शब्द और इसका समास विग्रह होगा दिन योजक चिन्ह दिन। दिन 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 दिन। ठीक है, कोई और उदाहरण? प्रतिदिन के सिवा कोई उदाहरण दे सकते हो अव्ययभाव समास का? बोलो अव्ययभाव समास का उदाहरण। रात रात, रात रात बिल्कुल सही, रातों रात। रातों रात। रात रात नहीं लिखो, लिखेंगे हम यहाँ पर रातों रात। क्या लिखेंगे? रातों रात। लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा रात ही रात में, है ना? कि रातों रात चोर ने पूरा घर साफ कर दिया, इसका मतलब एक ही रात में, ठीक है? ऐसे आपके पास होता है हाथों हाथ। यस, हाथ ही
अपने विद्यालय से घर गई, खाना खाया मैंने और हाथों हाथ अपना गृह कार्य भी पूरा कर दिया। यानी कि एक के साथ एक और काम, लगे हाथ जो काम कर लेते उसको बोलते हैं हाथों हाथ। ठीक है, शाबाश। अब कौन सा बच गया हमारे पास समास? अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक समास का उदाहरण दे दो। आ जाओ आर्यन, किसी भी समास का कोई भी दो उदाहरण आपकी स्वेच्छा से। मुझे समास का समझ में लिखना है। आप मुझे समझ मत लिखो बस खाली, और फिर उसको एक्सप्लेन मतलब समझा के बताओ सबको। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कौन सा समास है ये? कर्मधारय। कर्मधारय समास। एक और लिखो। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, ये भी कर्मधारय। ये भी कर्मधारय। ठीक है, शाबाश। अब आइए इधर आप। अभी आना सबको पड़ेगा, सोच लो, करना सबको है। कोई भी समास का भेद आपको लिखना है यहाँ पे और आपको बताना है। ठीक है, स्वेच्छा से आपको जो इच्छा दी थी मैंने आपको, अपनी पसंद का समास के उदाहरण लो। कौन सा मैं आपको बोली थी कि आप कर्मधारय का लिखो या कैसे लिखो, लेकिन लिखना सबको है। हाँ जी, कमल नयन, कमल रूपी नयन, और ये यहाँ है कर्मधारय समास। शाबाश। एक और लिखो। मृग नयन, मृग रूपी नयन। तो कौन सा समास हुआ? यह भी कर्मधारय। क्या आप में पूर्व पद उत्तर पद विशेषण विशेष से है या उपमा उपमेय है? इसका पूर्व पद, ये जो आपका पूर्व पद है, ये पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मृग नयन और नयन है, ये दोनों विशेष विशेषण है या उपमेय उपमान है? कौन सा है यहाँ पर बताओ? उपमेय उपमान। गुड, शाबाश, आपके लिए भी ताली। अब आइए बंसल। अब बंसल जी लिखेंगे आपको कोई भी दो उदाहरण किसी भी समास का। नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नील मतलब ब्लू, कंठ मतलब गला। तो ब्लू 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 नीला होता है तो नीला ही बोलो ना। नीला, नीला गला। नीला, नीला गला। कोई कर सकता है इसका समास विग्रह? बोलो। नीला है जो गला। नीला है जो गला। नीला है जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ। किसका कंठ होता है नीला? शिव जी। शिव जी का ना, अर्थात शिव जी। तो नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ। गला किसका नीला है? भाई शिव जी ने जहर का प्याला पिया था ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं नीलकंठ। तो ये कौन सा समास हुआ ये? नहीं, देखो है जिसका लगाया है हमने, किसी तीसरे के ऊपर बोला है कि नीला है जिसका कंठ, जिसका यानी कहा किसका? शिव जी भगवान का। तो ये बहुव्रीहि समास है। हाँ, यदि हमें बोलते हैं नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, शाबाश। बैठो आप भी। मुझे लगता है कि अब सुदिति बची है खाली। आइए सुदिति, कोई भी अपनी स्वेच्छा से समास के कोई भी दो उदाहरण, लेकिन मैं नोट करूंगी जो आप लिख चुके हैं सारे वो ना लिखी, कोई नया लिखना। माता और पिता, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। एक और उदाहरण लिखो कोई भी।
द्विगु समास का हो गया ना बच्चे। पंजाब लिखा है आपने, पंजाब क्या द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? आप तो द्वंद्व समास कर रहे हो ना। अच्छा, आप बता रहे हो मुझे द्विगु समास है, ठीक है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 आबों का समाहार। तेज बोला, कुछ नहीं दिया। 5 आबों का समाहार। तो कौन सा समास है ये? द्विगु। कैसे पहचाना आपने द्विगु समास है? क्योंकि इसमें पूर्व पद क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची। ठीक है, चलो बैठो। आपने अच्छी कोशिश की है, शाबाश, आपने अच्छा प्रयास किया है। लेकिन इसका लिखित अभ्यास के लिए हमें अगली कक्षा में लिखित परीक्षा करेंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। कल हमने कक्षा में क्या पढ़ा था? समास। समास और उसके भेद। तो पहले सबसे पहले मैं आपके समास के कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके जवाब दोगे, फिर हम एक गतिविधि करेंगे, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आहन? संक्षेप। संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? शब्दों को पास पास बैठाना। यस, शब्दों को पास पास बिठाना। समास एक शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद में कौन से कितने पद होते हैं? 2। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? समस्त पद। और इसको यदि विग्रह करना हो तो समास विग्रह। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं भेद? द्वंद्व, द्विगु और क्रमधारय। बहुव्रीहि, तत्पुरुष और अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। 6 के 6 समास होते हैं, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि द्वंद्व समास, यदि मुझे कोई एक ऐसा शब्द आपको देना हो जो द्वंद्व समास का है, तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे? द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास का बताओ हन। दोनों शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह होना चाहिए और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे का विलोम होने चाहिए। शाबाश, ओके, बिल्कुल सही बताया आपने। द्विगु समास, यदि द्विगु समास का कोई सामासिक समस्त पद है आपके पास, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? आप बताइए। द्विगु समास आपने अभ्यास नहीं किया, आप बताओ। द्विगु समास पढ़ना बिल्कुल छोड़ रखा आपने। हाँ जी, द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद उससे आश्रित होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण पंजाब। पंजाब जो आपका शब्द है, समस्त पद है, इसका यदि मुझे समास विग्रह करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 5 आबों का समाहार। समाहार क्यों लिखेंगे? क्योंकि समाहार को हम गिन नहीं सकते और वो अपनी परिस्थिति में वापस नहीं आते। बिल्कुल ठीक, एकदम। यदि मैं आपको तत्पुरुष समास का बोलते हैं, तत्पुरुष समास का कोई एक समस्त पद बताइए, तो कोई एक उदाहरण बताइए मुझे तत्पुरुष समास का। प्रतिदिन। प्रतिदिन तत्पुरुष समास का है। शिवालय। शिवालय। शिवालय का समास विग्रह क्या होगा? शिव का आलय। शिव का आलय। आपने प्रतिदिन बोला, मुझे भी बता सकते हो प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन अविभाव समास है जिसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग यानी कि पूर्व पद जिसमें उपसर्ग होता है, और इसका समास विग्रह क्या होगा? प्रति जमा उपसर्ग नहीं, प्रतिदिन। दिन योजक चिन्ह दिन, ठीक है। यानी दिन और दिन या दिन ही दिन में, जैसे हम कहते हैं रात ही रात में, दिन ही दिन में, हाथों ही हाथ में, ये सारा आपका कौन सा समास कहता है? अव्ययभाव समास, ठीक है। यदि मैं आपसे कहती हूँ लंबोदर, एक समस्त पद जिसका है लंबोदर। लंबोदर का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में यदि विग्रह किया जाए तो इसका समास विग्रह क्या होगा? लंबोदर। लंबोदर, आहन, लंबोदर। लंबा है जिसका दर। हाँ, अर्थात गणेश जी। यस, लंबा है जिसका उदर, है जिसका उदर, है जिसका लगाते हैं जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का कोई भी प्रधान नहीं होता। ये दोनों के दोनों पद किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे दशानन, दश है जिसके आनंद, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान,
ठीक है, ऐसे मैंने कहा दशानन, 10 है जिसके आनंद यानी रावण। ठीक है, अच्छा अब आपके सामने मैं गतिविधि करूंगी। पूरी आशा करती हूँ कि आप अच्छे से करेंगे इस गतिविधि को। आप एक एक सब इसमें से पर्ची लेंगे, एक एक पर्ची सब लें। इन पर्ची में आपको एक समास का भेद लिखा है, ठीक है। अपनी अपनी पर्ची को पढ़ेंगे, समास का भेद और उससे संबंधित कोई एक उदाहरण आपको बताना है और उस उदाहरण को बता के आपको उसका समास विग्रह करना है और आपने उसकी कैसे पहचान की वो बताना है, ठीक है। सबको अपनी पर्ची मिल गई, सबने देख ली, सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी पर्ची लूं, किसकी पर्ची लूं सबसे पहले? आपका है द्विगु समास। द्विगु समास, नवरात्रि, 9 रातों का समूह। इसमें नवरात्रि में पूर्व पद संख्यावाची था, इसलिए यह द्विगु समास। शाबाश। एक और कोई उदाहरण बता सकते हो नवरात्रि के सिवा? चौराहा, 4 राहों का समूह। शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। हाँ जी, अब अपनी पर्ची दिखाइए। आपका है तत्पुरुष समास, बताइए। तत्पुरुष समास, शिवालय, शिव का आलय। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में क्या लगता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। तत्पुरुष समास में बीच में क्या लगता है? कौन से चिन्ह आते हैं? किसी को नहीं पता? कारक विभक्ति चिन्ह, के, लिए, से, में, पर। तो जैसे मिसने बताया, पूर्व पद शिव, उत्तर पद आलय, तो शिव का आलय का क्या है आपका? कारक विभक्ति चिन्ह है। ऐसे कोई दूसरा उदाहरण दिया मैंने, बोला जैसे घुड़सवार, तो घोड़े की सवारी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती। तो जितने भी आप बीच में हमारे जो वाक्यांश या शब्द लगे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कारक विभक्ति चिन्ह। जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वो कौन से समास कहलाते हैं? तत्पुरुष समास। आगे से गलती नहीं होनी चाहिए अभी। हाँ जी, आप अपनी पर्ची दिखाएं। आपका है द्विगु समास, बताइए। त्रिफला, 3 फलों का समूह। समूह या समाहार? समाहार। समाहार कैसे? त्रिफला में कौन कौन से फल होते कोई बता सकता है? आंवला, रीठा और शिकाकाई। शाबाश। आंवला, रीठा और शिकाकाई तीनों को मिलाकर यदि आप इसका मिश्रण बनाते हैं और जब इसका प्रयोग करते हैं तो क्या आप इसमें से आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों को अलग कर सकते हैं? नहीं ना। तो जिन चीजों को हम गिनती कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो वो समूह हो जाएगा। लेकिन जिन चीजों को मिलाने पर, मिश्रण बनाने पर अलग नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे समाहार, ठीक है। कोई और दूसरा उदाहरण देना चाहोगे द्विगु समास का? कोई एक और सोचो, कोई और बता सकता है? हाँ, पंजाब। 5 आबों का समाहार। वेरी गुड, 5 आबों का समाहार। तो ये भी 5 आबों का समाहार हो गया क्योंकि इसमें 5 नदियां आपके मिक्स होती हैं। हाँ जी, अपनी पर्ची। अच्छा, आप अपनी पर्ची दो। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, जल्दी बोलो। हाँ, बताओगे अव्ययभाव समास? किसी को पता है अव्ययभाव समास? हाँ जी, बोलिए। अव्ययभाव समास प्रतिदिन, जिसमें प्रति जो पूर्व पद है वह उपसर्ग है। यस, बिल्कुल सही। और पूर्व पद इसमें प्रधान होता है और इसमें प्रतिदिन, प्रतिपल, यथाशक्ति, आजन्म, ऐसे जो पूर्व पद होते हैं जो अव्ययभाव समास के अव्यय शब्द होते हैं या फिर उपसर्ग शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उत्तर पद में जुड़ के वो उसका अर्थ बना देते हैं, ठीक है। तो जो भी पूर्व पद होता है वो अव्यय शब्द या उपसर्ग शब्द हो और वही प्रधान होता है, वही अव्ययभाव समास कहलाता है। देखो नाम से पता चल रहा है अव्ययभाव यानी कि अव्यय से संबंधित शब्द, ठीक है। अव्ययभाव के मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए हैं, ओके गुड। अपनी पर्ची दिखाइए।
द्वंद्व समास। राजा और रानी। राजा और रानी के बीच में योजक चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह को अगर हम इसका समास विग्रह करें तो योजक चिन्ह हटा के और लग जाता है, राजा और रानी। तो क्या इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक जैसे होते हैं? नहीं, दोनों विलोम होते हैं। दोनों विलोम होते हैं। कोई और एक उदाहरण बताना चाहेंगे? रात और दिन। रात और दिन। कोई और बताएगा? यस, माता पिता। माता पिता। और कोई बता सकते हो उदाहरण? राजा रानी। सुखी दुखी। सुखी देखी, ठीक है, आप बताइए। रुपया और पैसा। रुपया पैसा। मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास आ गए जिससे हमें पता चल रहा है कि द्वंद्व समास के अंदर बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह नहीं भी होता है, जैसे कई बार होता है रातों रात, मैंने रातों रात अपना काम कर लिया। हाथों हाथ मैंने बर्तन भी मांज लिए। हाथों हाथ, रातों रात, ठीक है। इसका मतलब कि रात ही रात में, हाथ ही हाथ में, यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, विलोम नहीं है। जहां पे शब्द एक जैसे होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, वो आपका अव्ययभाव समास होता है। और जो एक दूसरे के विलोम होता है वो आपका क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। शाबाश। हाँ जी, आप अपना बताइए। आपका भी द्वंद्व समास है? यस। बताइए इसका उदाहरण कोई भी। समास। राजा रानी। राजा और रानी। इसके अंदर राजा और रानी के बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह हटाने पे क्या लगता है? और लग जाता है। और दोनों और कैसे? या भी लग सकता हाँ, या भी लग सकता है। शाबाश। और पूर्व पद उत्तर पद में दोनों में क्या क्या संबंध होता है? है कि वो विलोम होता है। कि वो विलोम होते हैं। शाबाश। हाँ जी, आप अपनी दिखाइए पर्ची। आपका भी द्वंद्व समास, तीनों का द्वंद्व समास आ गया। आप उदाहरण दे दो कोई भी एक। चाय कॉफी। चाय कॉफी। चाय या कॉफी। शाबाश। और चाय या कॉफी। इनके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, और योजक चिन्ह हटाने में और एक या आ जाता है। शाबाश। इसका मतलब है आपको 80% समझ में आ गया है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे समास की बात, ठीक है। अब आपके पास मैं एक समस्त पद दूंगी। समस्त पद को आपको पहचानना है कि कौन से समास का है, और उसको पहचान करके उसका समास विग्रह करना है, ठीक है। कर एक बार शुरू। अब की बार पर्ची यहां से कोई भी ले सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। इस बार मैं चाहूंगी सुदीति और अंगद भी बताएं। सुदीति, आप अनुपस्थित मत रहा करो स्कूल में, इसके कारण आपको बहुत नुकसान होता है। हाँ जी, सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? अच्छा, तो सबसे पहले पर्ची है मनु की। रुपया और पैसा। द्वंद्व समास। इसके बीच में योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह हटाते हैं तब इसका समास विग्रह करेंगे तो और या लग जाता है। इसके अलावा और ये दोनों शब्द आपस में विलोम। शाबाश। दोनों सब आपस में कैसे होते हैं? विलोम। आप देना चाहेंगे पर्ची अपनी? क्या लिखा है इसमें? काली मिर्च। काली मिर्च। कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। शाबाश। क्योंकि काली जो है वो मिर्च का की विशेषता बता रहा है। बिल्कुल। काली है जो मिर्च। शाबाश। ताली बजाओ से बिल्कुल सही बताया। इससे समास विग्रह से ही बताया, विग्रह कैसे करते हैं वो भी बताया है, और इसने बताया कि विशेषण की जो विशेषता बताता है तो वो कर्मधारय समास होता है। शाबाश। अगली पर्ची आपकी चतुर्भुज। चतुर्भुज ये बहुविधि समास है, और इसका समास विग्रह होगा चार है जिसके भुज, और अर्थात गणेश जी, नहीं अर्थात विष्णु भगवान। विष्णु जी। देखो इसमें क्या है, चतुर्भुज यदि पूर्व पद उत्तर पद अलग करते हैं, ठीक है। मान लो पूर्व पद किया तो चतुर यानी चार हो गया, ठीक है। उत्तर पद हमारा भुज हो गया। तो दोनों में से कोई सा भी प्रधान नहीं है, ये दोनों मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। और तीसरा कौन है वो? तीसरा कौन है वो? विष्णु भगवान, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आपके पर्ची में क्या लिखा है? पंजाब। 5 आबों का समाहार, यह द्विगु समास है। शाबाश। कैसे पहचानते हैं कि द्विगु समास है? इसके पूर्व पद में इसके पूर्व पद को हम गिन सकते हैं अगर और इसके अंत में समाहार या फिर समूह लगता है। समाहार क्यों लगाया आपने इसके पीछे? क्योंकि
क्योंकि इसके पूर्व पद को हम काम नहीं, क्योंकि इसमें 5 नदियां आपस में मिश्रित होकर पानी आता है, तो उसको हम नदी को अलग नहीं कर अलग सकते। नहीं। शाबाश, ठीक है। अब मैं आपसे फटाफट से केवल 5 उदाहरण पूछूंगी, मुझे तुरंत बताना, एक समास के क्विक तुरंत जवाब चाहिए मुझे। ओके। कर्मधारय समास, कोई भी 3 बताओ इसकी, फटाफट से खड़े होकर। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, और जल्दी महात्मा, महान है जो आत्मा। शाबाश, ताली आवाज से भी। हाँ जी, आप बताओ। मृग नयन, मृग रूपी नयन, कमल नयन, कमल रूपी नयन, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। शाबाश। अब मुझे आप द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ। राजा रानी, राजा और रानी, भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात। ठीक है, शाबाश, बैठो। अब आप मुझे द्विगु समास के कोई 3 उदाहरण बताओ। पंजाब 5 आबों का समाहार, दूसरा, चौराहा 4 राहों का समूह, तीसरा, तीसरा त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, शाबाश, आपके लिए भी बढ़िया है। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे कोई द्विगु समास या द्वंद्व समास, कोई से भी समास के कोई 3 उदाहरण? द्वंद्व का हाँ, बोलो। रुपया और पैसा, चाय और कॉफी। ठीक है, कोई तत्पुरुष समास का कोई मुझे 3 उदाहरण बता सकता है? तत्पुरुष समास का बोलो। शिवालय, शिव का आलय, विद्यालय, विद्या का आलय, और इसमें कारण विभक्ति चिन्ह लगाने हटाने बस खाली, तो सोचो बहुत सारे शब्द होते हैं। यस, प्रतिदिन, प्रतिदिन। आप दोबारा नहीं गलती कर रहे जो पिछली बार किया था। प्रतिदिन अव्यय भाव समास का है ना। फिर बैठो, अव्यय भाव समास के कोई 2 उदाहरण बताओ। आता है अंगद जी आपको? सुदीति अंगद आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। प्रतिदिन और घुड़सवारी। प्रतिदिन अव्यय भाव है और घुड़सवारी भी अव्यय भाव है, तो घुड़सवार तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तो जैसा कि आप देखा, समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जिसमें कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ठीक है। दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह को हटाने पर हम विग्रह करने पे और लगाते हैं, और इसमें पूर्व पद उत्तर पद दूसरे के कैसे होते हैं? विलोम होते हैं। तीसरा आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है। ठीक है। और दूसरा, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जिसका पूर्व पद हमारा उपसर्ग या अवयव शब्द होता है और बाद में मूल शब्द होता है, जिसको जुड़ने पर हमारा जो समस्त पद बनता है वो अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आपका आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो समास है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, वो किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा देते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है। और कोई बचा अपना समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद उत्तर पद विशेषण विशेषण होते हैं या उपमेय उपमान। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप सबको कल समास के लिखित परीक्षा के लिए तैयारी करके आनी है। ठीक है, 10 नंबर का आपका परीक्षा होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद।